हाँ, पीपीटी दिख रहा हो ना आप लोग को? दिख रहा है सर। जी गुड। सर। बस यही बताते चलिएगा और जब भी आवाज़ नहीं आए तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा या कॉल ज़रूर कर मतलब बता ज़रूर दीजिएगा अपने तरफ से। अब चलते हैं, बेसिक क्या है कि हम लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं और सिक्योरिटी जब भी देखेंगे ना, तो मल्टी डायमेंशन से देखेंगे, मज़ा आ जाएगा और इसमें कसम है किसी को नोट्स बनाए हैं, सब याद रखेंगे, याद रखना है और लगे हाथ रट्टे में मतलब डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और दिमाग में बैठाएँगे। ये डायमेंशन आपको ऐसे में भी आएगा, सिक्योरिटी से जो भी ऐसे आते हैं ना, नक्सलवाद, आतंकवाद, वो सब लिखने में मज़ा आ जाएगा। ज़रा सा देखो कि है क्या? सिक्योरिटी या सुरक्षा होता क्या है? तो सुरक्षा हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा। सिंपल सी बात है कि राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा ही क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। अब ये बात नहीं बोले हैं, इसके तार नहीं खोले हैं, लेकिन सिंपल सी बात में समझ में आना चाहिए। अब होता है कि राज्य का डेफिनिशन क्या होना चाहिए? राज्य होता क्या है? अब डेफिनिशन होता है कि हमें पूछा जाए कि राज्य क्या है? तो राज्य की पहचान के लिए देखो, एक क्या चीज़ होना चाहिए? भौगोलिक क्षेत्र या सीमा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? हमारा सरकार होना चाहिए या कोई सत्ता होना चाहिए। ठीक? तीसरा चीज़ और चौथा क्या होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए। 4 अपरिहार्य चीज़ है राज्य को डिफाइन करने के लिए। राज्य के पास क्या होगा? भौगोलिक क्षेत्र होगा, जनसंख्या होगा, सरकार होगा और संप्रभुता होगा। ये 4 के बिना राज्य होना असंभव है। मतलब ये 4 नेसेसरी हैं। अगर राज्य को डिफाइन करना है, तो आपको बोलो कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये 4 अपरिहार्य चीज़ें होनी चाहिए। क्या? कि भौगोलिक सीमा हो या क्षेत्र हो, दूसरा क्या हो? जनसंख्या हो, तीसरा क्या हो? सरकार हो और चौथा संप्रभुता हो। ये बात। अब ज़रा-सा बात करें कि सुरक्षा को हम लोग ज़रा इसे देखते हैं, पहले बड़े संकीर्ण माइंड से, नैरो माइंड कहते हैं ना, नैरो माइंड से हम लोग केवल देखते हैं सामरिक से। सामरिक का मतलब क्या? सामरिक का मतलब कि बाह्य या हमारे डिफेंस सिस्टम से देखते हैं। डिफेंस सिस्टम कौन-सा? मिलिट्री से। मिलिट्री मतलब रक्षा रक्षा, ठीक है ना? रक्षा सेवा से हम जोड़ के देखते हैं इसको। तो केवल सामरिक रूप से हम देखते हैं और सामरिक को भी देखते हैं 2 तरीके से। एक देखते हैं आंतरिक और दूसरा देखते हैं क्या हम? बाह्य। यही हमारा देखने का होता है संकुचित में। लेकिन सुरक्षा कहीं इससे ज़्यादा है। सिक्योरिटी को डिफाइन करने लगे तो हम लोग बहुत लंबा डिफाइन कर सकते हैं। ज़रा-सा देखो इसको, सबको दिख रहा है ना पीपीटी? जी सर। ओके। तो आंतरिक सुरक्षा में हम आ जाते हैं कि आंतरिक सुरक्षा में बात क्या किया जाता है? इंटरनल सिक्योरिटी हमारा क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी हमारा हेलो, सिलेबस में है। हाँ जी। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली ना वो घर से फ़ोन आ गया था इस वज़ह से नहीं अटेंड कर पाया टाइम से। ठीक है, अब ओके। हाँ, ट्राई होगा। तो अभी तक आई हैं तो ये बता दे रहे हैं कि क्या हम बता रहे थे अभी बेसिकली क्या बता रहे हैं कि सुरक्षा क्या होता है। तो सुरक्षा को हमने डिफाइन कर बोला कि देखने का नज़रिया लोगों का बड़ा अलग-अलग होता है। सुरक्षा को लोग सामरिक से ही देखते हैं, ठीक है ना? केवल संकीर्ण रूप से क्या देखते हैं? सामरिक रूप से और सामरिक क्या? तो रक्षा सेवा से दे जोड़ते हैं या डिफेंस सिस्टम से जोड़ते हैं। और हमने कहा कि राज्य को जब भी परिभाषित करना है तो 4 चीज़ें हमेशा बोलना है और 4 चीज़ें वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए क्या भौगोलिक क्षेत्र या सीमा, दूसरा होना चाहिए जनसंख्या, तीसरा होना चाहिए सरकार और चौथा होना चाहिए संप्रभुता। तो संकुचित में हमने कहा है कि संप्रभुता। ये क्यों हाँ, संप्रभुता। सामरिक रूप से फिजिकल रूप से हम क्या सोचते हैं फिजिकल रूप से क्या सोचते हैं संकुचित रूप से क्या सुरक्षा का अर्थ। और इसमें भी संकुचित में भी हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, आंतरिक बाँट लेते हैं और बाह्य बाँट लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। और इसको भी फिर संकुचित मायने में देखेंगे। क्या देखेंगे? कि आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या? ये इंटरनल सिक्योरिटी हमारा एक सिलेबस का एक पॉइंट है कि इंटरनल सिक्योरिटी। तो देश के सीमा के अंदर जो भी दायित्व होता है, वो किसका होता है? प्रांतीय सरकार की होती है, पहली बात। दूसरी बात, आंतरिक सुरक्षा किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है?
अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग के तहत आता है। ये बेसिक है, जानना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा क्या, देश की सीमा के अंदर जो भी सुरक्षा संबंधित होता है, वो हम कहते हैं क्या, आंतरिक सुरक्षा। और इसका दायित्व किस पे होता है? प्रांतीय सरकार के होता है। दूसरा है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा विभाग होता है, उसका देख-रेख होता है। और कारक क्या होते हैं? इसके कारक आंतरिक ही होते हैं, आंतरिक होते हैं। सामान्यतः आईएस, पाक ये लेके करते हैं। लेकिन कारक को हम लोग अभी अच्छे से थोड़ा-सा बस वेट करो, अभी एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा। बस आंतरिक सुरक्षा समझो कि देश की सीमा के अंदर आता है और दायित्व किसका होता है? प्रांतीय सरकार का होता है, होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग। इतना बात समझ में आया सबको? तो बताओ इसमें से 2 एक यस नेम से बताओ कि राज्य के लिए परिभाषा क्या होना चाहिए? और बहुत समय से अंबिका जी नहीं बोल रहे हैं, अम्बरीश जी, अंबिका बोल रहे हैं, अम्बरीश त्रिपाठी जी। जी सर। राज्य की परिभाषा के लिए क्या राज्य 4 चीज़ें जी 4 सर। चीज़ें क्या चाहिए? जी सर, मुझे बोलना है? हाँ जी, बोलिए अम्बरीश जी। अच्छा, अच्छा। 4 चीज़ें चाहिए सर, भौगोलिक क्षेत्र मतलब सीमा हो हुँ, और उसकी एक जनसंख्या हो, हुँ, सरकार हो और संप्रभुता हो, बहुत बढ़िया। तो वो और वो राज्य के अंतर्गत गिना जाएगा। एस से 2 नाम है, एक सोनिका है एक सपना मैम। इन दोनों में से कोई एक आदमी बोल दे, यही कि राज्य का परिभाषा में क्या चीज़ें आनी चाहिए? राज्य के अंतर्गत 4 चीज़ें शामिल की जाएँगी। एक उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसमें रहने वाली जनसंख्या और सरकार। हुँ, हुँ। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है ना? अब ज़रा-सा देखो, एक बात ज़रा-सा ध्यान से समझो इस बात का, कि हम कह रहे थे आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी किसका दायित्व होता है? राज्य सरकार गृह का मंत्रालय का। राज्य सरकार का होता है इसका दायित्व कि सेंटर का होता है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार का। प्रांतीय सरकार के साथ-साथ होम मिनिस्ट्री भी लगा रहता है। ठीक है ना? और होम मिनिस्ट्री के आंतरिक सुरक्षा विभाग द्वारा देखा जाता है। ये ध्यान रखना है इस बात को। अब नेक्स्ट चलते हैं कि बाह्य सुरक्षा में क्या होता है। तो बाह्य सुरक्षा में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सीमा की सुरक्षा को बाह्य सुरक्षा होता है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और रक्षा मंत्रालय इसकी सुरक्षा करता है। जबकि आंतरिक सुरक्षा कौन कर रहा था? होम मिनिस्ट्री के आंतरिक विभाग द्वारा किया जा रहा था। जबकि बाह्य सुरक्षा किसके द्वारा किया जा रहा था? रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना? और इसमें कारक क्या होंगे? तो बाह्य राज्य कारक होंगे या राज्येतर कारक होंगे। विवाद होगा, सीमावर्ती गाँव होंगे, व्यक्ति विशेष संस्था आदि बहुत तरीके के होंगे, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। बस अभी केवल इनिशिएट कर रहे हैं। और भारत की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व तात्कालिक रूप से किसको दिया जाता है? राज्य सरकारों का ही होता है, लेकिन अंतिम रूप से किसके पास आ जाता है उत्तरदायी? केंद्र सरकार के पास आ जाता है। तो आंतरिक सुरक्षा को बार-बार बोल रहे हैं कि दायित्व राज्य का होता है, लेकिन अंतिम रूप से किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास आ जाता है। मतलब आंतरिक में देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों भिड़ते हैं, जबकि बाह्य में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? केंद्र केंद्र। केंद्र होता है। ठीक है ना? तो इतनी बात बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब ज़रा-सा आगे चलते हैं। व्यापक दृष्टिकोण अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे संकीर्ण माइंड से, नैरो माइंड से। अब अपने दिमाग को खोलते हैं। सामरिक सुरक्षा की बात तभी आएगी जब तक अस्तित्व सुरक्षित हो। सामरिक सुरक्षा का मतलब सामरिक की बात क्या होता है जब हमारा भौगोलिक सीमा या कोई चीज़ खतरे में होगा तब भी बात आएगी। लेकिन सुरक्षा में हमारा बहुत डायमेंशन आ जा सकता है। ज़रा-सा देखो, सुरक्षा को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे अभी बात करते हैं ओपन करके। नया स्लाइड ले लेते हैं। देखो सुरक्षा को अगर हमें डिफाइन करना है कि सुरक्षा क्या एक ही प्रकार का होगा? तो सामरिक हमारा पहले तो ले लेंगे, सामरिक हमारा जो संकीर्ण माइंड था। सामरिक ले लेंगे तो क्या खाद्य सुरक्षा हो सकता है कि नहीं? खाद्य बिल्कुल। से होगा? ये बताओ हाँ, खाद्य क्या होगा तो सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? आर्थिक बिल्कुल। सुरक्षा चाहिए कि नहीं देश के लिए? राजनीतिक सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? जी, पर्यावरणीय सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? और जी। बताओ, और कोई सुरक्षा? सड़क नागरिक सुरक्षा। नागरिक नागरिक सुरक्षा, जी, यातायात सुरक्षा। यातायात का भी हो सकता है, लेकिन नागरिक हुँ, की सुरक्षा में यातायात की सुरक्षा आ जाएगा। तो जी समाहित है। और ये क्यों भूल जाते हो ऊर्जा सुरक्षा?
चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। और आपदा से सुरक्षा चाहिए कि नहीं? हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो हम लोग सुरक्षा को कितने डायमेंशन में खोल दिए। सामरिक सुरक्षा को ले लिया, जो हमारे मिलिट्री या डिफेंस सिस्टम से होता है, और बाकी खाद्य ले लिया, सामाजिक ले लिया, आर्थिक ले लिया, राजनीतिक ले लिया, पर्यावरणीय ले लिया, नागरिक सुरक्षा ले लिया, ऊर्जा सुरक्षा ले लिया, और नागरिक में ही महिलाओं को भी शामिल करेंगे, महिला सुरक्षा की। ठीक? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो देखो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक सुरक्षा छोड़ दिया था। तो सांस्कृतिक सुरक्षा में भी धर्म, जाति, पहचान को लेके चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? जी। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा चाहिए। तो आंतरिक सुरक्षा की बात आती है कि ये हमने सुरक्षा को डिफाइन किया कि सुरक्षा कितने टाइप का हो सकता है। जब भी सिक्योरिटी की बात आएगी, तो आप एक फ्लो चार्ट में, जैसे हमने बताया कि फ्लो चार्ट में सुरक्षा बता देंगे कि ये है, और उसके बाद आप आएंगे कि किसकी बात करना चाह रहे हो भैया, अब बात करो हमसे, आंतरिक की बात करना चाह रहे हो, करवाना चाह रहे हो कि बाह्य की बात करवाना। फिर हम मुठभेड़ करते हैं। सुरक्षा इतने टाइप का हो सकता है। अब इसमें आप क्या चाहते हो, जैसा क्वेश्चन का डिमांड, तो अब क्वेश्चन का डिमांड ये है कि आंतरिक सुरक्षा क्या होता है? ठीक है? आंतरिक सुरक्षा को हम जरा सा और बृहद रूप से देखते हैं। क्या आंतरिक सुरक्षा में कि आयाम क्या हो सकते हैं? तो चाणक्य ने बोला, अर्थशास्त्र में सप्तांग दिया था। सप्तांग, तो उसमें सप्तांग में राज्य की बात किया गया था। ठीक है ना? सप्तांग की बात किया गया, 7 चीजें। अब वो हमें याद नहीं आ रहा सप्तांग, कोई हिस्ट्री का है तो बताए। जी सर, राज्य के 7 अमात्य, अंग। दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। हैं? सर, कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें पहला है राज्य, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, दंड यानी सेना, और मित्र। सब लोग लिख लो, जो जानते हैं नहीं जानते हैं वो भी सब लिख लो। जो बोल रहे हैं फिर से रिपीट करिए कल्पना मैम। जी सर, पहला है राजा यानी स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड यानी सेना, और सातवां मित्र। ठीक है, और सीक्वेंस में भी याद होना चाहिए, ये पूछ लेता है। फिर से तो एक बार फिर से। एक बार फिर से अ, बोल दीजिए। राजा, जी। अमात्य, जी। पद, कोष, तो दंड, मित्र, दुर्ग, सेना। सेना 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है। फिर एक बार बोल देंगे सर, देख लीजिए। स्वामी, स्वामी यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, हाँ, मित्र। कोष छूट रहा था। जी, अमरीश ठीक है। जी, इसका नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। नंबर से पूछता है कि किस जैसे एक बार ऐसे पीसीएस के प्री में पूछा था, 7वें एग्जैक्टली नंबर पे। कौन आता है? अच्छा, तो कोष किस नंबर पे, कोष किस नंबर पे है? 5वें पे है क्या? हाँ, 5वें नंबर पे। ठीक है, अच्छा। अब जरा सा बात करते हैं, ये पॉइंट हमें जानना था सप्तांग, और कल्पना जी थैंक यू, आपने बता दिया सप्तांग। तो सप्तांग के बाद में अब जरा सा देखो कि ये चाणक्य ने क्या बोला था। चाणक्य ने बोला था कि आंतरिक सुरक्षा के 4 डायमेंशन हो सकते हैं। एक हो सकता है आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, और एक होता है बाह्य प्रेरित। ये आंतरिक सुरक्षा काट देना, ये सुरक्षा के डायमेंशन हो सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा गलत है। आंतरिक सुरक्षा एक हो सकता है, बाह्य सुरक्षा हो सकता है, बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा हो सकता है, आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा हो सकता है। ये 4 डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। 4 डायमेंशन, कभी भी सुरक्षा की बात आएगी हमें लिखना होगा, तो ये चाणक्य का ही चपका देंगे कि सुरक्षा 4 प्रकार का होता है। एक आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, और बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा, और आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा। अब जरा-सा एक-एक को लेके चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा की देखो उदय कब होती है? उदय कब आएगी? जब कोई वंचना होगा, वंचना का शिकार होगा ना, तब होगा। जैसे एग्जांपल नक्सलवाद। नक्सलवाद, वंचना का शिकार होगा कोई भी व्यक्ति, तो आंतरिक सुरक्षा खतरे में होगी। क्षेत्रवाद आएगा, आतंकवाद आएगा, ठीक है? ये क्या करेगा? आंतरिक सुरक्षा के लिए होगा खतरा। अगर भेदभाव होगा, शोषण होगा, आंतरिक सुरक्षा खतरे में होगी। राजनीतिक वंचना आ जाएगा, तो भी आंतरिक सुरक्षा खतरे में होगी।
प्रशासनिक वंचना आ जाएगा, भाई भतीजावाद आ जाएगा, इससे भी आंतरिक सुरक्षा हो सकता है। आर्थिक रूप से वंचना जैसे नक्सलवाद है, ठीक है? तो नक्सलवाद होगा, सांस्कृतिक रूप से वंचना वंचना में देखो धर्म है, जाति, भाषा, पहचान आदि को लेके क्या-क्या हो सकता है, संप्रदायवाद हो सकता है, क्षेत्रवाद हो सकता है, अलगाववाद हो सकता है, वोट के आधार पे फूट डाला जा सकता है, ये सब आंतरिक सुरक्षा है। और सबसे बड़ा कारण क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन ना होना आंतरिक सुरक्षा का कारण है, सबसे बड़ा। इतनी बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ, आ रहा है। इसका मतलब आ रहा है। हम 2 चीज़ बोल दें, सिर्फ़ डीकेडी का 2 पॉइंट बोल दें, तो आंतरिक सुरक्षा होगा क्या? एक हम बोलेंगे बल्कि 3 बातें बोलेंगे आंतरिक सुरक्षा में। जितने वाद हैं, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, ठीक है? और और कोई वाद है क्या? नक्सलवाद, जातिवाद। ये वाद वाद हाँ, खतरे में होंगे। अलगाववाद, जातिवाद, अ, हाँ, अलगाव, अलगाववाद, जाति जातिवाद, संप्रदायवाद, हाँ। हुँ। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद। तो जितने वाद हैं, एक जगह नोट करो, जितने वाद हैं, वो सारे वाद किससे जुड़े होंगे? इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े होंगे। दूसरा चीज़ होगा कि जितने वंचना के टाइप हो सकते हैं, वंचना कितना हो सकता है? तो वंचना का टाइप क्या हो सकता है? वंचना आर्थिक रूप से वंचना, प्रशासनिक रूप से वंचना, राजनीतिक रूप से, ठीक है? सामाजिक रूप से वंचना, भेदभाव, ठीक है? और सांस्कृतिक रूप से वंचना, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी के कारण हो सकते हैं। तो वंचना हो गया, हम इसीलिए कॉमा में लिख रहे हैं कि इसको एक्सप्लोर करना है। और तीसरा हमारा क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, नीतियों का क्रियान्वयन। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग खुल रहा है? बस 3 बातें हम लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। वाद आँख बंद करके लिख सकता है कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, वंचना आंतरिक रूप से सुरक्षा के लिए कारण बनता है और नीतियों का क्रियान्वयन। बस 3 ही तो डिफाइन करना है। अब वाद में बहुत सारे वाद हो सकते हैं, संप्रदायवाद होता है, क्षेत्रवाद हो सकता है, अलगाववाद हो सकता है, भाई-भतीजावाद हो सकता है। और क्या हो सकता है? और जो भी छूट रहा हो। तो एक जगह वाद सारे लिख लेने हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके। अब जरा सा बाह्य सुरक्षा की आंतरिक सुरक्षा की बात कर लिए। अब जरा बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं। बाह्य सुरक्षा में हम क्या बोल रहे थे कि बाह्य सुरक्षा में मूलतः बाह्य सीमा और पड़ोसी देशों से संबंध पे निर्भर करता है कि सीमा पे क्या हो रहा है और पड़ोसी देशों का जो हमारे नेबोरिंग कंट्री है, उनके साथ संबंध कैसा है निर्भर करता है कौन-सी बाह्य सुरक्षा। और उदय के कारण क्या हो सकते हैं? इसमें उदय के कारण वहाँ पे 3 ही बताया। 3 एक वंचना बताया आंतरिक सुरक्षा में, एक वाद बताया और एक बताया क्या हमने? नीतियों का क्रियान्वयन। और यहाँ पे हमने कहा कि जितने घुसपैठ होते हैं, ठीक है ना? घुसपैठ ये बाह्य सुरक्षा के लिए उदय की स्थिति हो जाता है। तस्करी, तस्करी के भी बहुत प्रकार होते हैं, मानव तस्करी, हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी, अंग का तस्करी और जैसा भी हो, तस्करी, तो तस्करी वर्ड जुटेगा। यहाँ पे घुसपैठ होगा और यहाँ पे तस्करी होगा। और शरण स्थली जैसे बोडोलैंड बोडोलैंड आदि होते हैं, इसको डिटेल में और भी देखेंगे। अभी तो हम एक-एक स्टेप आपको एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। उदय के में क्या होगा बाह्य सुरक्षा सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर सीमा की सुरक्षा क्या मतलब ये सीमा है और ये भारत और यहाँ पे म्यांमार म्यांमार। अब ज़रा-सा देखो अच्छा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट सबको मालूम है कि नहीं? हाँ या ना? हुँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, 2 ही चीज़ होगा मालूम है चाहे नहीं है। गोल्डन क्रिसेंट जिसमें अफ़ीम की खेती की जाती है, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का है, वो एरिया गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है। और ट्रायंगल और अरे आप म्यांमार, लोग इतना लाओस है। नहीं जानते। ये तो दिमाग में बैठना चाहिए। आज सोनका मैम म्यांमार आई नहीं क्या? सोनका मैम नहीं आई हैं ग्रुप में? हुँ। ओके। ज़रा-सा देखो मैं बता रहा हूँ। ये है भारत। बहुत अच्छा बना रहे मैप, ठीक है? भारत यहाँ पे है क्रेसेंट,
क्रिसेंट कौन सा है? अफगान, पाक और ईरान। ईरान। और यहाँ पे है ट्रायंगल, क्या? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ये हथियार का जखीरा है, हथियार का जखीरा। और ये है अफीम की खेती, अफीम की खेती मतलब ड्रग्स। यहीं पे बगल में पंजाब होता है ना, उड़ता पंजाब, देखा है ना? पंजाब, पंजाब तो हम गायब भी कर दिए हैं मैप में, अभी बहुत तो खाते ये यहाँ पे पंजाब है, हैं। ठीक है ना? तो पंजाब को उड़ता पंजाब देखा है ड्रग्स से, वही चीज है। तो ये चीज भारत के हमेशा दोनों तरफ से हमेशा खतरा होता है सुरक्षा के, एक हथियार को लेके सीमा के, और दूसरा क्या, तो तस्करी को लेके होता है कि नहीं? तस्करी होगा, हथियारों का तस्करी इधर से होगा, हाँ या ना? ड्रग की तस्करी जी इधर से होगा, ठीक है, और मानव की तस्करी तो हर जगह से होगा, ठीक। तो जहां पे सीमा पे होगा, और सीमा से क्या करेंगे? घुसपैठ करेंगे। तो घुसपैठ जम्मू कश्मीर का देखो, इधर नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ देखो, दोनों जगह से होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है। अब बचा हुआ रहता है तो यहाँ पे कुछ घुसपैठ नेपाल की तरफ से हो जाता है, ठीक। शरण स्थली भी होता है बोडोलैंड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात, अब जरा सा बाह्य प्रेरित आंतरिक की बात समझो। बाह्य प्रेरित आंतरिक क्या होता है? मतलब देश के आंतरिक कारक के कारण, क्या क्या आंतरिक कारण होगा? कि जातिवाद होगा, ठीक है, धर्मवाद होगा, धर्म को लेके। तो देश में आंतरिक कारक के कारण बाह्य से प्रेरणा मिलना, और शत्रुपूर्ण पूर्वाग्रह रखने वाले राज्य ऐसा करते हैं। कैसे? जरा सा समझो। ऐसा कब होता है बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा की बात? जब कूटनीतिक रूप से विफल हो जाए हम, या वर्चस्व का संघर्ष हो रहा हो तब होगा, या ऐतिहासिक संघर्ष होगा तो होगा, ठीक है ना? कैसे हम बोल रहे हैं इस बात को, जरा सा अब होता है कि बाह्य प्रेरित आंतरिक। अब जरा सा देखो कि इसको बड़े अच्छे से, कि पाकिस्तान बगल में बैठा है और यहीं पे जम्मू कश्मीर है। इसको समझो कि जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है पाकिस्तान? पैसा दे रहा है, फंड दे रहा है। किसको दे रहा है? तो जिहादियों को दे रहा है, या जो वहां पे धर्म को लेके अतिवाद लेके बैठे हुए हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे जो भी हैं, बोलना तो यहाँ पे मुस्लिम को ही है, क्योंकि मुस्लिम ही ज्यादा यहाँ पे शोषित है। तो वो धर्म को लेके लड़ाई, वर्चस्व बना लेते हैं, वर्चस्व का संघर्ष बना लेते हैं। तो ये पाक क्या करेगा? फंड देगा, केवल फंड ही नहीं देगा, बहुत कुछ काम करेगा। कैसा? फंडिंग देगा, हथियार देगा, स्लीपर सेल लगाएगा, ब्रेन वॉश करेगा, जैसे मुजफ्फरपुर का कांड हुआ था, ठीक है। प्रति विद्रोह कराएगा, प्रति विद्रोह समझते हो? हम्म? नक्सलवाद को, ठीक है, जैसे फैलाएगा, नैतिक समर्थन देगा उन लोगों को कि तू कर, हम तुझे बचा लेंगे। जैसे दाऊद को बचा लिया, दाऊद को अपने में शरण दिया, जो भी आतंकवादी हैं वो उनको पाकिस्तान शरण देता है। या चाइना क्या करता है कि यूएन पे बिल P5 वाला, या कहते हैं वीटो का प्रयोग करता है। कार्मिक समर्थन देता है, कार्मिक समर्थन देता है, मानवाधिकार के मामले में छवि खराब करता है। जैसे जम्मू कश्मीर में हमेशा बार बार यूएन में ले जाके बोलेगा कि यहाँ पे मानवाधिकार का भारत हनन कर रहा है, और पूरे बोर्ड पे रखेगा। क्या करेगा? वहां पे आतंकवाद करेगा, मतलब हथियार देगा, बम विस्फोट करेगा, और वहां पे आंदोलन करवाएगा, और कहेगा कि देखो यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पुलिस पकड़ रही है, मिलिट्री पकड़ रही है, जेल में डाल रही है, पता नहीं फायरिंग कर रही है, पता नहीं क्या क्या कहेगा। तो इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि माध्यम क्या हो सकता है इसका? माध्यम फंडिंग, हथियार, बाहर से, मतलब बाहर से ये कर रहा है, बैठे बैठे पाकिस्तान के लोग ये जम्मू कश्मीर में या इंटरनल रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? बताएं, आप लोग बताएं। आ रहा है, समझ में आ रहा है। जी सर। तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या हैं? आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जैसे सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, नशाखोरी, अलगाववाद, मानव तस्करी, ठीक है ना? ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी हमारे क्या है? चुनौतियां हैं। और बाह्य प्रेरित क्या हो जाता है? आंतरिक सुरक्षा होता है। बाह्य प्रेरित आंतरिक रूप से क्या किया जाता है? डिस्टर्ब किया जाता है। मतलब सांप्रदायिकता को भड़का देंगे बाहर बैठे बैठे, नक्सलवाद को हथियार देंगे और फंडिंग देंगे, नशा खोरी बढ़ा देंगे, जैसे पंजाब में कर रहे हैं,
अलगाववाद को हवा देंगे, जैसे बोडोलैंड की मांग चल रही है, जैसे जम्मू कश्मीर को अलग करने की मांग चल रही है। ठीक है, अलगाववाद को देंगे। मानव तस्करी तो सब लोगों को मालूम है कि जब पोरस बाउंड्री होगा तो मानव तस्करी होगा ही। ठीक है, और इन सब माध्यमों के सहारे ये बाह्य प्रेरित आंतरिक रूप से प्रभाव डालते हैं। अब जरा सा आगे आते हैं। आंतरिक प्रेरित बाह्य, अब अंदर से बैठा हुआ बाह्य को कैसे करता है कि देश के अंदर जो बैठा हुआ है, जैसे जयचंद जयचंद जैसे लोग, बोला जाता है ना सबसे बड़ा धोखेबाज अगर भारत में नाम आता है तो जयचंद का होता है, कि देश के अंदर बैठे लोग बाहर के शत्रु को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जो गद्दार होते हैं, जो स्लीपर सेल को क्या करते हैं, मुहैया कराते हैं, और जो ब्रेन वॉश करते हैं बैठ के, अंदर ही बैठ के, क्या बोल, जो कहते हैं ना कि एक नया टर्म आया है नक्सलवाद को लेके, क्या शहरी नक्सलवाद सुना है कि नहीं? तो नक्सलवाद को लेके शहरी नक्सलवाद एक चर्चा में रहा है, और शहरी नक्सलवाद में वो लोग जुड़े हैं जो बहुत मतलब ब्रेन माइंडेड हैं, और मतलब बुद्धिजीवी बहुत वर्ग, बुद्धि क्षमता, क्या बोल सकते हैं, क्या बोले थे? बुद्धिजीवी वर्ग जिसको कहा जाता है। हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं ना, गद्दार बन के, मतलब गद्दार बन करके बाह्य को क्या करते हैं, शत्रुओं को सहायता करते हैं, ब्रेन वॉश करके उसको भर्ती करवाएंगे, और स्लीपर सेल को करेंगे। व्यक्तिगत हित उनका सबसे ज्यादा रहेगा राष्ट्रीय हित पे। ऐसे लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय हित पे व्यक्तिगत हित को ज्यादा वरीयता देंगे, जैसे जयचंद ने किया था। मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं? ये जो अंदर बैठे हुए हैं, इनको तो गोली मार देना चाहिए, ऐसे बात बोला जाता है। क्या कि मदद करते हैं कैसे रूप से? तो घुसपैठ में मदद करते हैं उनको, कि घुसपैठ कराएँगे। धन शोधन में, जो धन शोधन क्या होता है? मनी लॉन्ड्री होता है, धन शोधन में कराएँगे। संगठित अपराध को हथियार देकर भर्ती एजेंट के रूप में काम करके ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। तो घुसपैठ के रूप में मदद करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में, संगठित अपराध के रूप में मदद करते हैं, हथियार मतलब संगठित अपराध को भी मदद करते हैं, हथियार देके मदद करते हैं, और भर्ती एजेंट के रूप में काम करते हैं। सबसे बड़ा खतरा यही है। जैसे रोहिंग्या का मुद्दा में देखो कि रोहिंग्या के मुद्दे में क्या आया था, ये किसको मालूम है कि नहीं मालूम है? बताएँ। सपना मैम, आपने मेंस दिया था, और ममता मैम बताइए। क्या उसका रोहिंग्या किसी भी म्यांमार के रहने वाले हैं, और वो लोग धीरे-धीरे जो है मैम, सब हम वो ही नहीं बात कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन समझिए कि घर के अंदर बैठे लोग, देश के गद्दार रोहिंग्या के मुद्दे को हवा दिए थे। वो बता सकते हैं तो बताइए। हाँ, बहुत सारे लोग जो ऐसे बहुत सारे लोग जेएनयू का भी है ऐसा एग्जाम्पल, कि जेएनयू के भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कई महीने में जो है वो यहाँ बैठे-बैठे जो है ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं स्टूडेंट्स का, या जो ऐसे मुद्दे हैं उनको लेके छात्रों को भड़काते हैं। और देखिए मैम, ऐसा हुआ था, ज़रा-सा देख लीजिए। रोहिंग्या में हुआ था कि आके भारत में बस गए थे, और भारत में बस गए थे तो इंडिया ने ये सब मिला था आईबी से। आईबी से क्या बोलते हैं, बांग्लादेश ने बोला कि इसमें आईएसआई के मतलब आतंकवादी हैं रोहिंग्या में, ठीक है? तो इंडिया ने क्या किया कि उसको खदेड़ना, रोहिंग्या वालों को हटाना स्टार्ट किया। मतलब उनको शरण नहीं देना चाह रहा था इंडिया। तो जो घर में बैठे हुए थे यही जयचंद जैसे लोग, वो मानवाधिकार की बात करने लगे थे, और वो रोहिंग्या को निकालने के खिलाफ थे, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो दरवाजा खटखटाए थे। याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी केस आया था। तो इतनी बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोग जो देश के अंदर ही उसको क्या चाह रहे थे, ये आतंकवाद अगर रोहिंग्या का हो जाता तो एक आतंकवाद का बहुत बड़ा स्थल हो जाता। रोहिंग्याओं को जो शरणार्थी होता, वो बन जाता उन लोग का स्थान। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया था। तो जयचंद वाले लोग ही किए थे उसको, मानवाधिकार का हनन देके, और बहुत क्रिटिक किए थे इस बात को लेके। बात समझ में आ रहा है? आप ज़रा-सा देखिए, जी आंतरिक सर। आवाज़ नहीं आ रही है? हुँ, आवाज़ नहीं आ आ रही रही है है मेरी? सर, आ रही है। आ रही है, आ रही है। हाँ, तो आंतरिक सुरक्षा को की चुनौतियाँ देश
के अंदर से ही उभरती है। आंतरिक सुरक्षा जयचंद जैसे लोग या कुछ चंद पैसों के लिए अपने देश को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो वैसे लोगों से क्या होती है, आंतरिक सुरक्षा की बात सबसे ज्यादा उभरती है। और नीतिगत विफलता से भी जन्मी ये चुनौतियां सबका साथ सबका विकास मांगती है। मतलब नीतिगत रूप से भी हम बहुत फेल्योर हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो दो चीजें हैं कि जयचंद जैसे लोग भी हेल्प कर रहे हैं, और ये लोग अपनी व्यक्तिगत हित के लिए राष्ट्र को भी क्या कर रहे हैं, बलि का बकरा बना दे रहे हैं। और साथ ही साथ नीतिगत विफलता इतनी है, जैसे कि हम 370 के कभी अगेंस्ट नहीं रहे। जम्मू कश्मीर को आपने चलो बनाया, ठीक है, लेकिन वहां पे मानवता का हनन बहुत ज्यादा हुआ। मतलब मैं एक-एक एग्जांपल जानता हूँ कि वो नीतिगत विफलता थी, क्योंकि एक क्राइटेरिया खींचना था, थोड़ा और समय लेना था, लेकिन ये था ना, पीठ थपथपाने के लिए जल्दी कर दिया। उनको पूरा नीति बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए था कि कैसे नागरिकों को सुरक्षा दें। अब कोई महिला क्या हो रहा है कि प्रसव पीड़ा की वजह से डेथ कर जा रही है, ऐसे 5 केस हुए थे। 5 केस सफिशिएंट है कि उनको हेल्थ सिस्टम तक नहीं पहुंचने दिया गया था। दूसरा क्या है कि बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया गया था। और आप इन्हीं बच्चों से क्या अपना भविष्य बनाना चाहते हो, या इन्हीं बच्चों से जम्मू कश्मीर का भविष्य लिखवाओगे, जिनको पहले से ही मन में भर दिया कि आपको स्कूल नहीं जाना है। कितने महीने तक? तो तकरीबन 3 महीने तक ऐसा हुआ था। 3 से 6 महीने हुआ था। एग्ज़ैक्ट डेट नहीं मालूम, लेकिन इससे ज़्यादा ही रहा था। तो जो बच्चे के मन में ये होगा कि हमारे पढ़ने का, जो पढ़ना चाहता होगा, कितना कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके रास्ते में बाधा आ जाता है तो उसके प्रति क्या हो जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। और वैसे में जम्मू कश्मीर को बचा लेंगे। मतलब हमारी नीतिगत विफलता बहुत ज़्यादा रही है इसको लेके। हमको केवल कहने से नहीं होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये हकीकत में करना पड़ेगा कि सबका साथ होना चाहिए, चलिए सबका विकास होना किस चाहिए। परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल दे रहे हैं? जैसे 370 खत्म करने के बाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उससे मैं पहले का? 370 खत्म करने के बाद की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 370 में यही तो हुआ कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को जो स्वायत्त था, वो हटा दिया गया। हुँ, और भारत का पहले भी अभिन्न अंग था और अभी भी है, लेकिन अब यूटी की तरह जैसे व्यवहार किया जाता है वैसा किया जाएगा। यही तो है। हुँ, लेकिन अब सोचो कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जिनके 3 से 6 महीना क्या कर दिया गया? इनको रोक दिया गया स्कूल जाने से। अब देखो हम गिना रहे हैं। कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाना है, लेकिन हाँ, तर्क के साथ रखोगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। बोलना है, जहाँ पे आपको लेकिन तार्किक। कोई सर कोई बड़ा बदलाव करना है तो वो तो सोसाइटी में थोड़ा डिस्टरबेंस तो आता ही है, लेकिन उसके नहीं बाद तो सब मैम, कुछ हो गया नहीं, ना। नहीं जी, नहीं, नहीं, और दूसरा ये चीज़ है, इसका जैसे जहाँ तक पढ़ाई का डिस्टरबेंस है, तो ऐसे तो कोरोना में सभी बच्चों का डिस्टरबेंस हुआ था। आप बता रहे हैं ना, अगर पॉलिसी का आपको बता रहे हैं यहाँ पे। पॉलिसी में अब मेरा कहना था कि ये स्टेप गलत नहीं है। मेरा कहना है कि ये जो उठाया गया स्टेप, ये गलत नहीं है, ये होना चाहिए। स्टेप गलत नहीं है, ये बोल रहा हूँ। हमें कहना है कि इसके लिए पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, साउंड होना चाहिए। जैसे कि आप इंटरनेट को बंद कर दिए। जैसे 5 महिलाओं को पता नहीं कितना हुआ था, 5 महिलाओं की डिलीवरी नहीं हुई थी, पेन के कारण डेथ हो गया था। और उसके मोहल्ले के लोगों पे कैसा होगा? मोहल्ले में तो 100 लोग होंगे और 100 लोगों पे उस मोहल्ले में लेडी मर गई होगी, क्या एटीट्यूड होगा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से? पहली बात। नेक्स्ट ये ज़रा-सा देखो कि आपको स्टोन पेल्टिंग की हमने फ़ोर्स किया, स्टोन हुँ, पेल्टिंग कम हो गया। स्टोन पेल्टिंग कम हो गया, लेकिन वो हमने फ़ोर्स से दबाया है। जहाँ भी छोड़ा उसको फ्री किया, तो स्टोन पेल्टिंग सट से क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने फ़ोर्सफुली दबाया है। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? ये सब घटनाएँ जो हो रही हैं, स्कूल के बच्चे जो उधर 3 से 6 महीना झेले, ठीक है? आपको वहाँ पे डिटेन किया गया। इन सब का रास्ता निकाला जा सकता था पॉलिसी से। पॉलिसी से रास्ता निकाला जा सकता था, एक अच्छा बेहतर तरीका निकाला जा सकता था, सीक्वेंस वाइज़ में एक बाइट ही करते,
लेकिन उसको बैकबोन बहुत अच्छे से करके करना चाहिए था। आल्दो ये स्टेप बताना ही पड़ेगा और है भी स्वागत योग। अब ज़रा-सा देखें कि आंतरिक सुरक्षा का महत्व क्यों है इतना? आंतरिक सुरक्षा के महत्व क्यों है? अब ये तो साफ-साफ डीकेडी है कि देश की प्रभुता के लिए है, एकता अखंडता के लिए है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए है, मानव अधिकार प्रदान करने के लिए, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करने के लिए, निर्भीक समाज बनाने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर, विकासात्मक गतिविधियों को स्थापित करने के लिए और वैधानिक अपेक्षा का सिद्धांत या ये डेमोक्रेटिक स्टेट जनता का सभी प्रकार से जान-माल की रक्षा करने के लिए, समावेशी विकास करने के लिए, सामाजिक सौहार्द करने के लिए, लोक संप्रभुता के लिए और आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आंतरिक सुरक्षा। लेकिन हम लोग कैसे याद रखें कि आए खट से लिख दें? ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ऐसा? कि आए तो खट से हमारे दिमाग में आ जाए। इतना सारा तो याद तो रहेगा नहीं। हुँ। है कि नहीं? सपना मैम बताइए, आप तो बता चुके हैं ना, ये बातें तो हो चुकी हैं। क्या? मतलब सो रही थी क्या? नहीं, नहीं। आं आंतरिक सुरक्षा का महत्व क्यों है? देखा तो है। हुँ, एक जो आप बता रहे हैं संप्रभुता के लिए, खाद्य सुरक्षा के कोई लिए, बता ऊर्जा सकता है इसका डीकेडी बता सकता है? हमारे ख्याल से मुकेश जी माइंड ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं और अमरीश जी ये भी बताएँ। आप लोग पढ़े हो तब भी नहीं है, बताएँ? सर आंतरिक सुरक्षा क्यों महत्व है? हुँ, महत्व है? क्वेश्चन कैसे अधूरा है ये? आंतरिक सुरक्षा का महत्व क्या है? लाभ क्या है? हुँ। सर जो है आंतरिक जो है देश की समव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। एक राष्ट्रीय एकता और कोई अखंडता बोलेगा? को बनाए रखना ज़रूरी है। और कोई बोलेगा? कानून व्यवस्था लोक व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूरी है। अब छोड़ो, हम बोलें? हम बोल हम हाँ, बोलें क्या? बोलो ना, बोलिए। हाँ। भयमुक्त समाज के लिए हुँ, और इसके अलावा शासन व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए, फिर हाँ, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और हुँ, इसके अलावा जो समावेशी विकास के लिए और मतलब और क्या? और जैसे हाँ मानवाधिकार प्रदान करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, इसलिए आंतरिक सुरक्षा ज़रूरी है। अब ज़रा-सा देखते हैं, हमें नहीं मालूम है, हर एक कोई लिख सकता है इस पे, लेकिन होता है ना इफ़ेक्टिव आंसर कौन लिखेगा, ये मैटर करता है। जैसे देखो हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, आंतरिक सुरक्षा महत्व क्यों है? तो इतना आप लोग क्यों सोच रहे हो? और हमें लगा कि कोई पकड़ा होगा इस बात को कि हमने कहा था कि सॉरी, हमने ये बात बोला था कि वाद सारे होंगे, पहली बात। दूसरी बात हमने बोला था क्या? वंचना और तीसरी बात क्या बोला था? तीसरी क्या बात बोला था? नीतियों का क्रियान्वयन। नीतियों का का क्रिया क्रियान्वयन। अब यही हमने कहा था कि यही कारण भी है और यही क्या है? कारण भी है और इस कारण को हटा दोगे तो यही महत्व होगा। तो देखो इसमें वाद में संप्रदायवाद है। संप्रदायवाद नेगेटिव कारण हो गया और संप्रदायवाद को उल्टा क्या होगा? हुँ। समाज कैसा हो? समाज सद्भाव परस्पर प्रेम करने वाला हो, सद्भाव रखता हो, सहिष्णु हो, ठीक है? यही तो बोलोगे, तो समाज क्या होगा? विकासशील होगा ना? है कि नहीं? हुँ। संप्रदायवाद, अलगाववाद, जो भी वाद हैं, उस वाद को अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रट क्यों रहे हो? संप्रदायवाद, आतंकवाद या नक्सलवाद को ये वंचना वंचना को हमने बोला था कि सामाजिक रूप से वंचना किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है? तो भेदभाव अगर आंतरिक सुरक्षा होगा तो वहाँ पे भेदभाव होगा क्या? हाँ या नहीं? हुँ। नहीं समझ में आ नहीं, रहा है?
नहीं भेदभाव होगा। नहीं और आर्थिक रूप से शोषण नहीं होगा। आर्थिक रूप से जैसे शोषण किया जाता है, आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है वंचितों को, वो बंदूक उठा लेते हैं, नक्सलवाद आ जाता है, तो यहाँ पे आर्थिक रूप से शोषण होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वंचना नहीं होगा। मतलब कि राजनीतिक में उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनकी भी बातें सुनी जाएंगी, समरसता रहेगा और उनकी कल्याण की, उनकी भी माइंड लिया जाएगा। तो ये क्यों नहीं बोल सकते? नीतियों का क्या होगा? क्रियान्वयन होगा। चौथा जोड़ दो, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास लिखना है तो इसे लिखेंगे, ठीक है ना? हम छोटे से पॉइंट जानते रहेंगे, उसी को क्या कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। देखो हथियार बहुत होते हैं, रटोगे कितना, छोटा सा मगज और उसमें लाखों बातें रखनी है। लाखों बातें रखनी है तो ऐसे रखो कुछ कि सॉलिड, उसी से कारण भी पता चल जाए, उसी को डीकेडी करो तो उससे पता भी चल जाए महत्व भी क्या हो सकता है। देखो क्या बातें इन चारों से, हम जितनी बातें महत्व की थी, सारी महत्व की बातें निकालता हूं। क्या देश की संप्रभुता और अखंडता, संप्रभुता नहीं होगा इससे सुरक्षा? भाई जहां भी वंचना वगैरह नहीं होगा तो सब लोग क्या होंगे, एक साथ रहेंगे, एकता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम्म। ठीक है, एकता में रहेंगे तो अखंडता भी बना रहेगा। कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं, भाई कानून व्यवस्था रहेगा तो क्या होगा, वंचना से ही तो बचाएगा। आर्थिक रूप से शोषण नहीं होगा, भेदभाव नहीं करेगा, यही तो बचाएगा कि कुछ और करेगा? बताओ। मानव अधिकार प्रदान करने का तो मतलब सामाजिक वंचना से ही तो बचाएगा। हाँ। मानवाधिकार प्रदान करने का मतलब सामाजिक ही से। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ से आपका ये सामाजिक और आर्थिक दोनों से जोड़ लेगा। निर्भीक समाज होगा। निर्भीक समाज होगा मतलब क्या, कि वो वंचना फ्री होगा। वंचना होगा ही नहीं किसी का, उसमें वंचना ही नहीं होगा, फ्री होगा इससे। विकास, विकास होगा कि नहीं होगा? सबका साथ सबका विकास होगा। डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, लोकतंत्र होगा, सबकी भागीदारी होगी, समावेशी विकास होगा, समाज सौहार्द होगा, लोक संप्रभुता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की जो दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रभावी होगा। तो यहाँ पे लिख दो कि दुष्प्रभाव कौन से हैं? संप्रदायवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, जोगीवाद। हाँ या ना, आ रहे कि नहीं उससे? हम्म। नहीं समझ में आ रहा है लग रहा है। आ रहा है समझ में। ओके, अब जरा सा बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं, अब हम लोग बड़ा सा सिंपल से है। और ये आंतरिक सुरक्षा से के विविध रूप क्या हो सकते हैं, विविध रूप क्या हो सकते हैं, और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं। तो जितने वाद हैं वो सारे होंगे कि नहीं? देखो यहाँ पे उग्रवाद, माओवाद, अलगाववाद, अभी तक तो ये लोग कोई नाम नहीं लिया था, सब लिखे हैं। वाद, उग्रवाद, माओवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, भाषावाद, वामपंथीवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद, ये सारे वाद हैं, इकट्ठा कर लिया। चुनौती है कि नहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर, हाँ। तो झोला भर भर के तो वाद ही है। उसके बाद दूसरा क्या है, निर्जातीय संघर्ष। निर्जातीय संघर्ष किसको लेके? धर्म को लेके, जाति को लेके, भाषा को लेके। होता है ना कि धर्म के आधार पे निर्जातीय संघर्ष हो रहा है, जाति को लेके, भाषा को लेके, होता है कि नहीं, पहचान को लेके। समझ में आया? अब देखो सीमा से जुड़ी क्या हो सकती है। सीमा पे घुसपैठ हो सकता है, अवैध शरणार्थी हो सकते हैं, तस्करी हो सकता है। तस्करी किसका किसका हो सकता है? मानव का हो सकता है, वन्यजीव का होता है, नकली मुद्रा का हो सकता है, नकली मुद्रा का हो सकता है, हथियार का हो सकता है, ड्रग का हो सकता है, अंग का हो सकता है। तो तस्करी का टिप कितने टाइप? तो हम कहते हैं ना कि हमेशा जोड़ना चाहिए। कैसे? डायमेंशन पूछे कि आंतरिक सुरक्षा का चुनौती किन किन डायमेंशन में हो सकता है, तो एक वाद के डायरेक्शन में, दूसरा निर्जातीय संघर्ष के डायरेक्शन में, सीमा से जुड़ी हो सकती है जिसमें अवैध शरणार्थी, घुसपैठ और तस्करी आ जाएगा। जरा अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो सकती है, जैसे कोई डंपिंग कर दे, स्मगलिंग करे, नकली नोटों का प्रसार करे, काला धन, एमएल मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराध जैसे आंतरिक सुरक्षा क्रिएट करेंगे कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। सबको आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है तो बता दो भाई, हम बताएंगे। तकनीकी रूप से देखो, साइबर क्राइम,
साइबर अटैक, साइबर वार, ये भी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है कि नहीं? हाँ, सामाजिक रूप से भी आंतरिक रूप से चुनौती है। क्या नशाखोरी, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, पोर्नोग्राफी, ठीक है? सामरिक रूप से हो सकता है कि नहीं? आंतरिक सुरक्षा की चुनौती सामरिक रूप से भी हो सकता है। एक तो शत्रुतापूर्ण पड़ोसी हमारे हैं, जो चाइना और पाक जैसे बैठे हुए हैं, हम्म, ठीक है? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD की बात किया जा रहा है। नाभिकीय हथियार लेके बैठे हुए हैं। वाटर टेररिज्म हो रहा है। वाटर टेररिज्म मालूम है कि नहीं? वाटर टेररिज्म, नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम? समुद्र जल हाँ, किसी को सर मालूम सीमा है? पे बने बांध, जो बांध बन रहे हैं इसी पे, हाँ, सीमा पे जो बांध बने बांध, हैं, बांध तो जिनको जैसे एग्जांपल है ब्रह्मपुत्र पे, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो बाढ़ आता है ना, वो उसमें लोचा होता है किसका? चाइना का, ठीक है ना? हाथ होता है, ठीक? तो वाटर टेररिज्म की बात आ जाएगी। तटीय भागों में बनाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे OBOR, लहासा हाईवे, ठीक है? ये सब है। कूटनीतिक रूप से देखो, क्या हम्बनटोटा बंदरगाह ग्वादर, ठीक है? चीन हिंद महासागर की भू राजनीतिक द्वारा, तो कूटनीतिक रूप से भी पैदा हो सकता है। तो डायमेंशन देखो, कितने डायमेंशन में आंतरिक रूप से सुरक्षा की चुनौतियां हो सकती हैं। एक वाद के रूप में हो सकता है, निर्जातीय संघर्ष के रूप में, सीमा से जुड़ी हो सकती हैं चुनौतियां, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो सकती है, डंपिंग, स्मगलिंग, नकली नोटों के प्रसार वगैरह वगैरह, टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, साइबर वार। सामाजिक रूप से हो सकती हैं, नशाखोरी, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, पोर्नोग्राफी, ठीक है? और सामरिक रूप से हो सकता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह हथियार, जैसे जिसको बोलते हैं नाभिकीय भयादोहन, ठीक है? नाभिकीय भयादोहन जैसे चीजें हो सकती हैं। कूटनीतिक हम्बनटोटन को लेके है, ग्वादर पोर्ट को लेके है, या बढ़ता दबदबा चीन का, या ये बोल सकते हैं कौन सा, पर्ल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के कारण क्या है, इसको और डिटेल में देखेंगे, कारण क्या है, उसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन एक बार हम लोग, ये 23 लेक्चर है, इसमें से 3 है, और हम लोग अपने बाउंड्री लाइन पे आ चुके हैं 1 आवर का। तो इतना ही बहुत है। अब जरा सा डीकेडी में कुछ आंसर अब आप लोग को बताना होगा, जो सीधे-सीधे पूछा जाएगा। डायमेंशन खोलना है, नथिंग एल्स। राजेंद्र जी सुरक्षा का डायमेंशन खोलेंगे, कितने टाइप का सुरक्षा हो सकता है व्यापक में। कल्पना मैम खोलेंगे क्या कि कौटिल्य ने कितने टाइप के सुरक्षा का डायमेंशन बताया था, और सपना मैम खोलेंगे क्या कि आंतरिक सुरक्षा के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, मतलब उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं। और मुकेश जी बताएंगे कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। और अम्बरीश जी बताएंगे कि आंतरिक सुरक्षा का महत्व क्या है, क्यों आंतरिक सुरक्षा को रखना चाहिए। उसके बाद ममता मैम बताएंगी कि अम, ममता मैम ये बताएंगी कि एक भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा इस समय चुनौती आंतरिक है या बाह्य है, ये कंक्लूजन निकालते हुए अपना पक्ष रखेंगे कि क्यों है। अगर मान ले रहे हैं कि आंतरिक है कि बाह्य है, क्यों है, वो अपना पक्ष रखेंगे कंक्लूजन निकालते हुए। और प्रियंका मैम रखेंगी सीधी सी बात कि गिनाएंगी हमें कि कितने तरफ से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां हो सकती हैं, उसके सारे कारक जितने याद आ सकते हैं वो गिनाएंगे ये भी। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं रोल नंबर वाइज से, 1 नंबर से अपना अपना टॉपिक यही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे, जो भी गलत सलत आता है प्लीज बोलो। इसमें होगा क्या ना, कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही कॉन्फिडेंस मेंस में लाना है। बैठे आज डीकेटी हो जाएगा तो कल कैसे नहीं आएगा, पक्का आएगा। मेंस में भी बैठोगे लिखने, लिखोगे अच्छे से। हाँ, आंतरिक सुरक्षा के कारण में से पूछा है।
तो आंतरिक सुरक्षा के 3 कारण होते हैं। इसमें एक बाद, मुख्यवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, माओवाद, उग्रवाद के कारण आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरा वंचना, आर्थिक वंचना, प्रशासनिक वंचना और राजनीतिक वंचना, मतलब भेदभाव किया जाएगा। अगर भेदभाव जैसे उत्पन्न होगा किसी जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी। और तीसरा, नीतियों का क्रियान्वयन अगर सही तरह से नहीं होगा, तो इससे भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? कि इनको डन कर दिया जाए? ओके, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर। अमरीश जी? मेरा रोल नंबर वाइज हो रहा है ऐसे ही। हाँ, 3 नंबर, रोल नंबर बताओ। अच्छा, तो अमरीश जी, 1 मिनट। अमरीश जी, ये सो रहे हैं। तो हमारी इतनी तो अच्छी आवाज नहीं है कि लगा के कान में नींद आ जाए। निद्रा का अधिकार उसमें दीजिए। हाँ, बिल्कुल है, और मैं इनको कुछ नहीं कर रहा हूँ, साइलेंट कर रहा हूँ। ओके? कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। ओके, आप बोलिए। हाँ, तो हमको टॉपिक मिला था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हुँ, तो मेरी समझ से आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौती है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और वो भारत के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जो ये ऐसे लोगों के द्वारा मतलब किया जाता है जो देश की सीमा के अंदर बैठे हैं और ऐसे लोगों को खोज के निकालना या कैसे हो रहा है मतलब ये भी एक चुनौती भरा कार्य है और इसके अंतर्गत जैसे क्षेत्रवाद आतंकवाद जैसा कि भारत पहले से ग्रसित है भी और नक्सलवाद संप्रदायवाद ये चूंकि देश के नागरिकों के बीच में ही ये चीजें व्याप्त हो जाती हैं और इसका पता लगाना कि कब कहाँ पर क्या होगा ये एक बड़ा मुश्किल काम है। फिर जात चूँकि ये जो विविधता पूर्ण देश है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भेदभाव, जातिवाद, संप्रदायवाद इस तरह की चीज़ें भी व्याप्त हैं। हुँ, तो और इसके अलावा वंचना के शिकार भी काफ़ी लोग हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पे वंचित हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में और दू दू ये भी इसकी वज़ह से शोषण वगैरह ज़्यादा होता है। हुँ। तो इससे अच्छा, निपटना थोड़ा मैं कठिन है। आपसे एक चीज़ बस पूछना चाह रहा हूँ कि आप सपोर्ट कर रही हैं आंतरिक को, अब जो ऑडियंस है उनको साफ-साफ समझ में आ जाए कि आप ड्राफ्ट में क्या लिखेंगी, मोटा-मोटा बता दीजिए क्या-क्या लिखेंगी? बोल रहे हैं कि आंतरिक होगा और तर्क सहित आपको तार्किक आपको आंसर बनाना है, तो आप वो बताएँगी क्या? आप बताएँगे हुँ। कि क्या ड्राफ्ट होगा आपके? जैसे वैसे तो ड्राफ्ट का बताएँगे मतलब कि समझ रही हैं ना कि हेडिंग हेडिंग होना चाहिए, हाँ। सिर्फ हेडिंग। ये कोई भी देश जो होता है वो सभी प्रकार के जो सुरक्षा होता है उसको लेकर उसके लिए एक चुनौती का विषय रहता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम बाह्य सुरक्षा से हमेशा से घिरे रहे हैं, परंतु इस वक़्त वर्तमान में अगर देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा भारत के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा हुँ। क्योंकि क्योंकि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ हुँ। पर बस जातिवाद आगे नहीं बताना है, बस क्योंकि पहला नंबर हाँ, विविधता। क्योंकि ये बिल देश के अंदर ही पैदा होता है और यहीं के नागरिकों के द्वारा ये पैदा की हुई चुनौतियाँ होती हैं। कई बार नीतिगत विफलताएँ भी जो होती हैं, नीतियों का क्रियान्वयन सही दूसरा से न पॉइंट सब लोग नोट करेंगे, एक विविधता बताई, दूसरा नीतिगत, गुड। हाँ, और इसके कारण होता है फिर और इसमें नागरिक जो समाज होता है, उनमें से ही जो जो जिनका विद्रोह शुरू होता है या जिनके कारण चुनौतियाँ पैदा होती हैं, वो हम में से ही कोई होता है, यानी नागरिकों पे होते हैं, जिनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल काम होता है या उनको सर्च करना, खोजना कि किसके द्वारा ये किया हुआ है। जैसे मॉब लिंचिंग ही एक घटना है। तो ये सारी स्लीपर चीज़ें सेल जो की बात कर रहे हैं, स्लीपर सेल, ठीक। एक वर्ड में स्लीपर्स स्लीपर सेल, ठीक इसके है। हाँ, और इसके अलावा
जो है बाह्य प्रेरित आंतरिक मतलब लेकिन हमको तो केवल आंतरिक ही बताना होगा ना अगर आंतरिक को सपोर्ट कर रहे हैं तो। और कोई आंसर बता सकता है इसका? ट्राई करेगा कि इसको हमारे द्वारा बताना आप लोग बताएं क्या? अपेक्षा। सर बताएं? हाँ बताओ प्रियंका बताओ। तो मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर ममता दीदी जो कह रही हैं उनका जो बोल रही हैं वो सिर्फ सामरिक मुद्दा है। इसके साथ साथ हमारा जो आपने भी बताया था कि व्यापक दृष्टिकोण में हम खाद्य सुरक्षा की भी बात करेंगे। व्यापक दृष्टि में खाद्य सुरक्षा की भी बात करेंगे। हमारे आंतरिक सुरक्षा में व्यापक दृष्टि में खाद्य सुरक्षा से लेकर ऊर्जा सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, सही पकड़े हैं, सही पकड़े आप। पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा सभी को समाहित करके जब हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ आंतरिक सुरक्षा सिर्फ सामरिक मुद्दे मैम नहीं, आपका समझ में हमारी आया? हमारी लड़ाई तो खाद्य सुरक्षा के लिए। गुड गुड। हाँ समझ में आया, ये सही बात है। सही बात है। और इसको बताएंगे कैसे खाद्य सुरक्षा को जोड़ेंगे हाँ, अभी हंगर इंडेक्स से। जो हंगर आपदा पर्यावरण से संबंधित मुद्दा था वो भी भारत के लिए इस समय वो रहेगा, तत्पर रहेगा। तो ठीक है। अब समझ में आया ना हमने जो ऊर्जा बताया वो सुरक्षा, सही ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? आप जो बात हाँ, अपना जी तर्क रखना जी था कैसे रख सकते थे? इंडेक्स बोलना है, रिपोर्ट बताना है। यहाँ पे आपको जो हमने डायमेंशन बताया है यहाँ पे आपको इंडेक्स लिखने के भी चांसेस मिल जाएंगे। रिपोर्ट लिख सकते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से निकल सकते हैं और लगेगा प्रभावी आंसर। ठीक है ना? अब बात समझ में आ गया होगा। हाँ नेक्स्ट किसका है? 4 नंबर किसका लेकिन है? सर एक मिनट सर, हाँ हेलो हाँ बोलो प्रियंका। सर, एक चीज पूछना था सर। जैसे मान लीजिए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो डाटा है वो कैसे हम लोग लिखेंगे? डाटा बेटा कैसे याद रहेगा हम लोग बेटा हम देंगे और सब रटाएंगे। डाटा हंगर इंडेक्स आता है वो तो याद होगा ना? को? तो हंगर हाँ इंडेक्स सर, वो क्या तो याद खाद्य रहता है लेकिन खाद्य सुरक्षा से होगा ना अच्छा, तो वो उसको ला, खाद्य सुरक्षा से संबंधित करें। अरे हंगर जो उसके पास खाना ही नहीं होगा वही तो हंगर रहेगा बेटा। अच्छा, ठीक। इसी तरह पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में बात करेंगे तो एसडीजी वगैरह की बात करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आओ, ठीक है। अच्छा दिमाग अच्छा, खोलना है ठीक बस है, यही यहाँ पे। पूछना हाँ था। जी जी जी। हाँ नेक्स्ट है किसका? सुरक्षा राजेंद्र का जी। व्यापक, हाँ सर, सुरक्षा का व्यापक अप्रोच पूछा था आपने। तो हाँ इसमें सुरक्षा को, जैसे अगर हम पर्यावरणीय सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग हमारे यहाँ बढ़ेगा, जिससे बाढ़ सूखा की समस्या आएगी, ये आपदा आएगा, तो खाद्य सुरक्षा उससे प्रभावित होगा। खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने से शहरों, मतलब चोरी वगैरह की समस्या बढ़ेगी, शहरों पे लोग पलायन होगा, जिससे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ फिर इससे दूसरे देश जो है मतलब अलगाववाद वगैरह की समस्या, मतलब प्रलोभन वगैरह देके इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। फिर ऊर्जा संकट हो सकता है हमारे पास। ऊर्जा संकट से पेट्रोल डीजल मतलब भरपूर मात्रा में नहीं रहेगा, तो जहां से हम क्रय करेंगे तो वो देश अपने हित में अब पॉलिसी हमारे ऊपर थोपेंगे, इससे हमारी जो संप्रभुता होती है वो खतरे में आ सकती है। बढ़िया। अब बातें सामरिक छोटी सी बोले हैं। ये आप अपने तरफ से है कि कहीं पढ़ के आए हैं कि हमारी बात से निकाल रहे हैं सर? ये आपने बोला सर, उसी को सोच रहे थे, फिर मैंने पॉइंट आउट लिख लिया उसको। बढ़िया चलिए। हाँ ठीक है। और आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है। जैसे 91 में जो वो हुआ था, जैसे सोना वगैरह गिरवी रखना पड़ा था, तो एलपीजी लाया गया था 91 में। एलपीजी, हाँ, मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारा प्रभावित होता है। इस फॉरेन एक्सचेंज प्रभावित होगा। जो अभी हाल ही में वो श्रीलंका से हम लोग जोड़ सकते हैं उसको। हम्म। और सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी है। राजनीतिक सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्थिर सरकार होना चाहिए। स्थिर सरकार जो है अस्थायी नीतियां ला सकती हैं। इसीलिए सबका राय सुनना चाहिए और राय से एक एक पॉइंट भी निकलता है, बहुत चार्जेस निकल सकता है। ममता मैम, प्रियंका मैम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताए हैं और ये भी बहुत अच्छी बात, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसी चीजें होनी चाहिए। हाँ नेक्स्ट समझ गए आप सब? और कुछ कहना हाँ, चाह रहे हैं आप? बाकी सर वो सब था, वो महिला सुरक्षा वगैरह है तो वो भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक। नागरिक सुरक्षा में नेक्स्ट महिला सुरक्षा वगैरह, हाँ। अरे नेक्स्ट किसका है नंबर? सर मेरा है सर मेरा आंतरिक सुरक्षा का महत्व। हाँ, मेरा राजेंद्र सर के बाद मेरा हम्म, वो आंतरिक सुरक्षा का महत्व था। हम्म, तो आंतरिक सुरक्षा के महत्व में सारे वाद को बताना है। संप्रदायवाद, अलगाववाद, पेज नहीं संप्रदायवाद, पलटो। अलगाववाद। नहीं नहीं, पेज नहीं पढ़ता है, कॉपी लिख के हमें डायमेंशन लिखते हैं ना। नहीं पलटो, नहीं चीटिंग नहीं। हाँ जितना याद आए वो इतना। अलगाववाद, भाई भतीजावाद,
क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, ये सब हो गया एक कारण। उसके बाद आप बताए हैं सारी वंचनाएं जो थी, सामाजिक वंचना, आर्थिक वंचना से बचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। फिर नीतियों का क्रियान्वयन होगा, सबका साथ सबका विकास के तर्ज पे काम करेंगे। फिर जो देश की संप्रभुता और एकता अखंडता को बचाने के लिए आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों जो चुनौतियां हमारे सामने उनको रोकने के लिए काम किया जाएगा। मानवाधिकार के लिए काम किया जाएगा। और क्या था? गुड, ट्राई करो और सोचते रहो। कानून ठीक है। व्यवस्था को कायम करने के लिए ये सब। बढ़िया बढ़िया। और डीकेडी आप और ये करके अब नेक्स्ट टाइम मुकेश जी बोलो। सर हमको क्या लग रहा है कि आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियां कौन-कौन सी क्या क्या चुनौतियां पैदा हो रही है? हम्म, तो इसमें सर जितने तरह के वाद हैं, ये हम्म, हमारी आंतरिक सुरक्षा में समस्या चुनौतियां हैं। जैसे हम्म, उग्रवाद है, भाषावाद है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, नक्सलवाद है, ये तमाम तरह के वाद हैं। और मानव के बीच जो है आपसी जो संघर्ष है, जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, ये भी हमारी आंतरिक आंतरिक जो है चुनौतियां हैं। देख के और नहीं उसके बोल रहे साथ-साथ जो हो ना? अर्थव्यवस्था से जुड़ी मुकेश नहीं, जी नहीं सर, देखते बिल्कुल हैं? नहीं। ठीक, नहीं सर, देख नहीं रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी समस्या है, हम्म, डंपिंग वगैरह हो गया हम्म, और जो है इसमें धन शोधन वगैरह हो गया। और फिर उसके बाद जो है साइबर क्राइम है, फिर स्मगलिंग बोल लो, साइबर अपराध, आर्थिक में स्मगलिंग बोल लो, डंपिंग बोल ये दिए नकली थे। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद सामाजिक सामाजिक चुनौतियां हमारे समक्ष जो है नशाखोरी है और जुआखोरी है, बंधुआ मजदूरी है हम्म, और जो पोर्नोग्राफी है, ये तमाम तरह की समस्या हैं। हम्म, उसके बाद जो है सामरिक रूप से देखा जाए तो सीमा के नहीं सर सीमा के बाहर से भी हमारी चुनौतियां हैं। जैसे सीमा पार जो है घुसपैठ है, शरणार्थी हैं, ये जो तस्करी है तमाम तरह की, ये हमारे आंतरिक सुरक्षा को जो है चुनौती दे रहे हैं। फिर आगे इसमें कूटनीतिक समस्या में हम सर बंदरगाह वगैरह सब बोले हैं आप बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये सब चीज़ें हैं सर। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए नेक्स्ट किसका है? कल्पना मैम का? जी सर। हम्म, मिला है वो चाणक्य की सुरक्षा के कितने आयाम बताए हैं। तो चाणक्य शास्त्र में सुरक्षा के 4 आयाम बताए हैं। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक प्रेरित बाह्य सुरक्षा। इसको हेलो, हाँ, आवाज मेरी नहीं? हाँ, आवाज आ रही। इसको डिफाइन करूँ मैं ये चारों हाँ, डायमेंशन? सर आंतरिक सुरक्षा मतलब आंतरिक सुरक्षा की क्या वो समस्याएं हैं उसमें आप बताया सारे तरह के वाद जैसे नक्सलवाद, माओवाद, क्षेत्र आतंकवाद, अलगाववाद वगैरह वगैरह सब से के कारण आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है। और सारे तरह के वंचनाएं जैसे आर्थिक वंचना, प्रशासनिक वंचना, सांस्कृतिक वंचना, राजनीतिक वंचना ये सारी भी हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाती हैं। और इसके अलावा नीतियों का क्रियान्वयन अगर सही तरीके से नहीं होता है तो भी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाती हैं। और सुरक्षा को खतरा में जैसे घुसपैठ है, तस्करी में जैसे मानव तस्करी और भी तमाम तरह की तस्करियां हैं। शरण जो दूसरे देश से शरण लिए हुए हैं जैसे आपने शरण वो रोहिंग्या वगैरह बताया। और वायु आंतरिक जो है उसमें कारण है वो माध्यम जो है कि वो कैसे किस माध्यम से वो होता है तो उसमें थी फंडिंग है, हथियार और बस इतना ही दिमाग। बढ़िया बढ़िया। और आंतरिक प्रेरित वो वायु सुरक्षा में के लिए देश के अंदर के लोग ही बाहर के शत्रुओं को मदद देते हैं जैसे घुसपैठ के रूप मतलब घुसपैठ में मदद करते हैं, उनको धन मुहैया कराते हैं और हथियार वगैरह मुहैया कराते हैं इस तरीके से। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। मेरी आवाज जा रही थी कि नहीं? नहीं। अच्छा, नहीं, आज आपकी आ रही। इतने पे आज छोड़ रहे हैं क्योंकि अब मेरा दिमाग काम करना बंद हो रहा है।